Hello, students. Welcome to our complete lecture series on Fundamental of Physics. Myself, Dr. Neelkant and Kapse, Assistant Professor and Head, Department of Physics, B. Raghunath Arts, Commerce and Science College, परभनी। आज से जो यह लेक्चर सीरीज शुरू होने वाली है, यह बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है। यह स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाला अभ्यासक्रम है। इस सब्जेक्ट का कोड है SPHYCT1101। अब अगर आप इस स्लाइड के नीचे देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ चार अलग अलग इमेजेस दिखाई गई है। ये चारों इमेजेस हमें हमारे पूरे कोर्स की चार मेजर यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहली वाली जो इमेज है जिसके अंदर आपको यहाँ एप्पल नीचे जमीन की ओर आते हुए दिख रहा है, यह हमें ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण को दर्शाना चाहता है, जो कि हम पहले यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। उसी के साइड वाली जो इमेज है फ्लूइड, इसके अंदर हमें बताया गया है कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो किसी भारी वस्तुमान को उठा पा रही है, जो कि द्रवों से संबंधित कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। और हम यह पढ़ेंगे फ्लूइड्स यह यूनिट के अंतर्गत। और तीसरी जो इमेज दिखाई जा रही है वो है साउंड वेव, और ये साउंड वेव और उसी के संबंधी सारी कंसेप्चुअल हम लोगों को साउंड यूनिट को समझने में मदद करेगी। और ये जो लास्ट वाली जो इमेज है यह ग्लोइंग एलईडी है, हमारे सेमीकंडक्टर फिजिक्स यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। इस फर्स्ट लेक्चर में हम सीधे डिटेल्ड थ्योरी से शुरुआत नहीं करेंगे। सबसे पहले हम पूरे कोर्स की स्ट्रक्चर को समझेंगे, हम पूरे सिलेबस को देखेंगे, हर यूनिट के भीतर कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं, और प्रत्येक यूनिट के लिए हम लोगों को कितने टीचिंग आवर्स लगेंगे यह भी हम लोगों को यही फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस लेक्चर की, हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसका वो है सेमिस्टर एग्जामिनेशन पैटर्न। जो इस सेमिस्टर के एंड में एग्जामिनेशन होगा उसको समझेंगे, जो कि कुल 30 मार्क का होगा। हम यह भी समझेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार अरेंज किए जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी है, आपको कितनी चॉइसेस मिलेगी, और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको सही स्टडी कैसे करनी है यह भी बताऊंगा, और यह भी समझाऊंगा कि कंप्लीट लेक्चर सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो इस लेक्चर के अंत में आपके पास पूरे कोर्स का एक क्लियर रोड मैप होगा।
आपको स्पष्ट रूप से पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, एग्जाम किस पैटर्न में होगा और प्रिपरेशन किस तरह करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस कोर्स के सिलेबस को। इस डायग्राम में, इस इमेजेस में हम यह देख रहे हैं कि हमारे जो डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ के 4 आसान सवाल इसके अंदर मैंने रखे हैं। सबसे पहला जो सवाल आता है, Why do object falls towards the earth? जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो वह पृथ्वी की ओर ही क्यों गिरती है? यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु को ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है। इस फेनोमेनन का अध्ययन हम ग्रेविटेशन में करते हैं, जो हमारी कोर्स की पहली यूनिट है। अब दूसरी जो इमेज है, ये वाली, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ डज अ स्मॉल फोर्स लिफ्ट अ हेवी व्हीकल? यानी इतनी छोटी फोर्स से इतना भारी व्हीकल कैसे उठाया जाता है? अब समझिए, ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इसमें क्या होता है, फ्लूइड में प्रेशर के बिहेवियर पर काम करती है। फिर से कहता हूं, ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये फ्लूइड्स में प्रेशर के बिहेवियर पर काम करती है। और इस कंसेप्ट को हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत समझने वाले हैं, जो कि हमारे कोर्स का दूसरा यूनिट है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज साउंड ट्रैवल थ्रू एयर? साउंड हवा में ट्रैवल कैसे करती है? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, यानी वो कोई भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वह आसपास की हवा में एक डिस्टरबेंस पैदा करता है और यही डिस्टरबेंस आगे साउंड वेव के रूप में ट्रैवल करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम तीसरी यूनिट साउंड में एक प्रॉपरली स्टडी करेंगे। उसके बाद चौथा और आखिरी सवाल, हाउ डज एन एलईडी प्रोड्यूस द लाइट? एलईडी लाइट कैसे प्रोड्यूस करती है? अब एलईडी क्या है? एलईडी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ डायोड है। जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस डिवाइसेस के रिलेटेड जानकारी, ऐसे और 2 डिवाइस के रिलेटेड जानकारी हम चौथी यूनिट सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो 4 अलग अलग फेनोमेनन आपको दिख रहे हैं, ये जो 4 अलग अलग फेनोमेनन है, क्या कोई एक सब्जेक्ट इसको एक्सप्लेन कर सकता है? इसका सवाल है हां, बिल्कुल। इस 4 अलग अलग फेनोमेना को एक ही सब्जेक्ट जज कर पाता है, वो है फिजिक्स। अब कैसा करता है, क्या करता है, क्या नहीं, ये हम लोग आगे जैसा जैसा हमारी लेक्चर सीरीज आगे बढ़ेगी वैसा वैसा मैं आपको क्लियरली समझाते जाऊंगा। अब पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि फिजिक्स के जो 4 डेली लाइफ के जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। ये क्वेश्चंस, उसकी रिलेटेड डायग्राम्स यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ये हर एक डायग्राम हर एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती है और इसी तरह हम लोगों का ये एक कंप्लीट रोड मैप ऑफ कोर्स हो गया है। अब इसके अंदर
आप देखोगे जो पहला वाला यूनिट है ग्रेविटेशन, वो 7 आवर्स का उसको टीचिंग लिमिट दिया हुआ है। दूसरा जो फ्लूइड है उसको 8 आवर्स दिए हुए हैं। सिमिलरली दूसरे और तीसरे को सेम 8 आवर्स दिए हुए हैं, और जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है उसको 7 आवर्स दिए हुए हैं। इसका मतलब हम लोगों के पास टोटल 30 टीचिंग आवर्स है। अब ये जो टीचिंग आवर्स है उसके रिलेटेड तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास इकट्ठा हुई है। अब हम लोग हर यूनिट के अंदर जो सिलेबस इम्प्लांट किया हुआ है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो यूनिट ग्रेविटेशन है जिसके लिए कुल 7 आवर्स, यहां पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, 7 आवर्स दिए हुए हैं, उसको हम समझेंगे कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके अंदर क्या क्या आवर्स के अंदर क्या क्या लेना है क्या नहीं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब चलिए देखते हैं इस इमेज को। ये वाली जो इमेज है, इस इमेज को ध्यान से देखिए। इसमें ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट इस सन के अराउंड चारों ओर से लगातार रिवॉल्व कर रहा है। इस मोशन का मुख्य कारण है सन और प्लैनेट के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इस यूनिट के शुरुआत में ही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से करने वाले हैं हम लोग। यह लॉ हमें यह बताता है कि मास रखने वाली किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स किस प्रकार कार्य करता है। इसके बाद हम लोग मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स, ये पॉइंट पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि यह हमेशा उन दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग एक्ट करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसको हम लोगों को प्रूव करेंगे। इस यूनिट के अंदर हम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रूव करना है। इसी कंसेप्ट की मदद से हम यह भी समझेंगे कि किसी प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों रह पाती है, जो कि इसका चौथा पॉइंट हम लोगों को दर्शाता है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ओर। ग्रेविटेशनल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके अंदर हम लोगों को उसकी डेफिनेशन देखनी है, उसके फिजिकल मीनिंग्स देखने हैं, यूनिट्स देखने हैं, और उसके साथ साथ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हम लोगों को समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस यूनिट से आ सकता है वो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रिप्रेजेंट करता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। इसके बाद हम लोगों को यह देखना है कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये 3 अलग अलग प्रकार के लॉज हैं जो हमें बताते हैं प्लैनेट सन की और चारों ओर किस प्रकार मोशन करते हैं। जो हम लोगों के प्लैनेट है ना, वो सन के अराउंड मोशन में होते हैं, एक ऑर्बिट में रोटेट होते हैं। वो किस प्रकार का मोशन करते हैं, यह हम लोगों को केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस के अंदर देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट जो हमारा आता है वो है फ्लूइड। फ्लूइड पहले समझते हैं क्या है। फ्लूइड वह सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है, इसलिए लिक्विड और गैसेस दोनों को फ्लूइड कहा जाता है। इस यूनिट में हम यह समझेंगे फ्लूइड जब रेस्ट में होता है तब उसका बिहेवियर कैसा होता है, और जब वो मोशन में होता है तब उसका बिहेवियर किस प्रकार बदलता है। सबसे पहले
हम फ्लूइड के बेसिक कंसेप्ट यानी कि डेंसिटी और प्रेशर को समझेंगे। इसके बाद हम यह भी देखेंगे फ्लूइड प्रेशर को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की मदद से किस प्रकार मेजर किया जा सकता है। फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं जिसको कहा जाता है पास्कल्स प्रिंसिपल्स। इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करता हूं यहां पे। यह जो प्रिंसिपल है, यह प्रिंसिपल क्या कहता है, जब किसी एनक्लोज्ड फ्लूइड पर प्रेशर लगाया जाता है तो वह प्रेशर फ्लूइड की हर डायरेक्शन में इक्वली और विदाउट लॉस ट्रांसमिट होता है। बहुत आसान सा लॉ है, उसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझते हैं। ये जो इमेज आप लोगों को दिख रही है यहां पे, ये वाली इमेज, इस इमेज में एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट ये वाले एक छोटे से पिस्टन पर लगाई गई है। जब इस फ्लूइड में एक प्रेशर जनरेट होता है, ड्यू टू दैट जनरेशन ऑफ प्रेशर, ड्यू टू डेवलप द प्रेशर, वो जो पिस्टन है वो पिस्टन ऊपर उठ जाता है और उसके ऊपर रखी हुई जो हेवी चीज है वो हेवी चीज ऑटोमेटिकली अपवर्ड हो जाती है। आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बियोंसी का अध्ययन बहुत जरूरी है। इसके अंदर ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये 2 पॉइंट्स, ये जो 2 अलग अलग कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमें यह समझने में मदद करेगी कुछ ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट क्यों करते हैं जबकि कुछ ऑब्जेक्ट सिंक हो जाते हैं। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत अच्छी तरह से समझाएगा हम लोगों को। उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड जब रेस्ट में होते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, यह हम लोगों को फ्लूइड डायनामिक्स बताएगा। सॉरी, मूविंग फ्लूइड का कंसेप्ट फ्लूइड डायनामिक्स करता है। फ्लूइड एट रेस्ट हम लोगों ने पहले देखा, अब फ्लूइड डायनामिक्स की बारी आती है। फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोगों को क्या करना है, जो मूविंग है, जो फ्लूइड्स मूविंग होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, यह हमें कौन समझाएगा, फ्लूइड डायनामिक्स समझाएगा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसके साथ उसके कुछ बर्नौलीज इक्वेशंस और उसके साथ कुछ उसके एप्लीकेशन को भी समझेंगे। ये जो प्रिंसिपल है इसका यूज है, इसका यूज कहां होता है, इसका यूज होता है एयरक्राफ्ट विंग्स के अंदर। और अलग अलग फ्लूइड फ्लो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जैसे कि ऑटोमाइजर्स हो गया, उसके अंदर भी इसका यूज होता है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर विस्कोसिटी और स्ट्रीमलाइन फ्लो। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी किसी फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी है जो उसके फ्लो के अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं आता हूं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर वापस। एक छोटी फोर्स इतनी हेवी व्हीकल को कैसे उठा सकती है, इसका आंसर है दी पास्कल्स प्रिंसिपल्स। सिंपल। अब जो तीसरा यूनिट है हम लोगों के पास वो है साउंड। इसको कुल 8 लेक्चर्स आवर हम लोगों को मिले हैं। अब जो यूनिट का नाम है साउंड, ये प्रोड्यूस कैसे होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास के मीडियम में
एक डिस्टरबेंस पैदा होती है और वो डिस्टरबेंस आगे चल के साउंड वेव के रूप में ट्रैवल करती है। ये हम लोगों को देखने को मिलेगा ओरिजिन ऑफ साउंड के अंदर। अब उसके बाद हम लोगों को देखना है फ्रीक्वेंसी। साउंड के फ्रीक्वेंसी के आधार पर कुछ अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है। वो कैटेगरीज हम लोगों को इस सब हेडिंग के अंदर एक्सप्लेन करनी है और क्लासिफाई करनी है। फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये क्या है? न्यूटन ने साउंड की वेलोसिटी के लिए एक फार्मूला दिया था। भाई न्यूटन हर तरफ है, मानो फिजिक्स का गॉडफादर न्यूटन ही है, तो न्यूटन हर तरफ आएगा, उसको चैलेंज नहीं है। ये न्यूटन ने क्या किया था, जो साउंड है उसकी वेलोसिटी एक्सप्लेन करने के लिए एक फार्मूला दिया था। लेकिन उन्होंने दिया हुआ जो फार्मूला है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं करती थी। फिर से बताता हूं मैं, ये जो न्यूटन फार्मूला है, इन्होंने क्या किया था, न्यूटन जी ने साउंड की वेलोसिटी के लिए एक फार्मूला दिया था। हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते हैं, फिर प्रैक्टिकल वैल्यू निकालते हैं, दोनों को मैच करते हैं और वो आसपास आ जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ था, न्यूटन जी ने जो वेलोसिटी का फार्मूला दिया था, जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन उस फार्मूले से किया गया तो उसकी वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू ये किसी भी तरह से मैच नहीं हो रही थी। फिर क्या हुआ, इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक और करेक्शन लाया गया जो कि लैप्लास करेक्शन के नाम से जाना जाता है। लैप्लास ने यह बताया कि साउंड प्रोपोगेशन के दौरान एयर का कॉम्प्रेशन और रेरिफ्रैक्शन किस प्रकार होता है, और इसी करेक्शन के बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू काफी क्लोज दिखाई दी गई। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट न्यूटन फार्मूला है वेलोसिटी के रिलेटेड, उतना ही उसके रिलेटेड लैप्लास ने किया हुआ करेक्शंस। इसके बाद हम साउंड इंटेंसिटी का अध्ययन करेंगे। साउंड इंटेंसिटी हमें बताती है कि किसी गिवन एरिया से प्रति यूनिट टाइम कितना साउंड एनर्जी पास हो रहा है। फिर हम यह भी समझेंगे टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, ये तीन चीजें वेलोसिटी ऑफ साउंड पर क्या इफेक्ट करती है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ह्यूमिड एयर में साउंड फास्टर ट्रैवल करता है। जब एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो उसमें वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स की मात्रा बढ़ जाती है। वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एवरेज मॉलिक्यूल की तुलना में लाइटर होते हैं। इस कारण ह्यूमिड एयर की एवरेज डेंसिटी कम होती है। ये सब हम लोग यह पॉइंट के अंदर समझने वाले हैं। तो अंत में आता है हमारा यूनिट 4, जो कि 7 टीचिंग आवर्स को कंप्लीट करना है। ये जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर ये टर्म जो है, ये आज के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है,
आपके सामने या जो कंप्यूटर है या आपके सामने लगा हुआ जो टीवी है, ये लगभग सभी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज होता है। इस यूनिट के शुरुआत में हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखेंगे। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और यहां पे एक और मेंशन करने का रह गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके। अब पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी इंटेंशनली ऐड नहीं की जाती। प्योर, कतई मिलावट नहीं है उसके अंदर। उसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कोई सुटेबल इंप्योरिटी जब ऐड की जाती है, दैट मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर के भीतर जब कोई सुटेबल इंप्योरिटी ऐड की जाती है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, उसी को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के मुख्य दो प्रकार है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को कंबाइन करने पर हम लोगों को मिलेगा पीएन जंक्शन डायोड। वो किस प्रकार बनता है, क्या है, वो यूनिट के भीतर हम लोग समझेंगे। फिर हम उसी की वीआई कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे और देखेंगे कि अप्लाइड वोल्टेज बदलने पर करंट किस प्रकार चेंज होता है। ये हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। इसके बाद जेनर डायोड पढ़ेंगे। अब जेनर डायोड सिर्फ सिंगल पॉइंट नहीं पढ़ना है हम लोगों को, इसमें विशेष रूप से हम यह भी समझेंगे कि जेनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में किस प्रकार बिहेव करता है और इसे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे यूज किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेटर का काम लगभग कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज बनाए रखना है, जो कि हम लोगों को कांस्टेंट आउटपुट देगा। इसके बाद दो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम लोगों को पढ़ना है, एक एलईडी और दूसरा जो है फोटो डायोड है। अब एलईडी हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा सा समझा था। इसके अंदर हम लोगों ने क्या बताया था कि लाइट एनर्जी जो होती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब एलईडी है, एलईडी को जब आप फॉरवर्ड बायस में रखते हो तो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स और पी रीजन के होल जंक्शंस ये एक दूसरे की ओर मूव करते हैं, यानी एक जंक्शन की ओर मूव करते हैं। और ये जंक्शन पर जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकंबाइनेशन होता है, यानी उनका मिलाप होता है, तो वहीं पे एनर्जी रिलीज होती है। यह एनर्जी फोटॉन्स के रूप में हम लोगों को मिलती है और वी नो वेरी वेल फोटॉन्स यानी लाइट पार्टिकल्स होते हैं। ये लाइट के पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को मिलती है। ओके, फिर हम लोगों को क्या देखना है? फोटो डायोड, उसको हम लोग समझ लेते हैं। अब एक थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं और ये लेक्चर को यहीं पे हम लोग रोक देते हैं। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हमारा जो सिलेबस है वो 4 अलग अलग यूनिट में डिवाइड हो रखा है। पहला ग्रेविटेशन, दूसरा फ्लूइड, तीसरा साउंड, चौथा सेमी कंडक्टर। और आगे नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसके अंदर हम लोग हमारा जो एग्जाम पैटर्न है उस एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। सो
Thank you guys, and be prepared for next lecture. Thank you.